आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पूरा संपूर्ण नोट्स इसमें दिया गया है और इस चैप्टर रोड में क्या क्या पढ़ेंगे इसकी जानकारी यहाँ पर लिखा हुआ है। पार्ट 1 बेसिक एंड ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम इंट्रोडक्शन, ब्लड एंड इट्स कंपाउंड, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ब्लड ग्रुप्स एंड कंपेबिलिटी। दूसरा में हार्ट में पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर, हार्ट चैम्बर्स एंड वॉल्व्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड कैपिलरी, डबल सर्कुलेशन सिस्टम, कार्डियक साइकिल एंड साइनो-ऑरिकल नोड, ब्लड प्रेशर एंड लिम्फ, इंपोर्टेंट डिसऑर्डर, 60+ MCQ पढ़ेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परिसंचरण तंत्र क्या है। तो परिसंचरण तंत्र क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो इसकी परिभाषा है शरीर का वह तंत्र जो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए अंगों तक लाता है। तो यही परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब इसको दिया कौन था ये भी जान लीजिए। परिसंचरण तंत्र के जनक या परिसंचरण तंत्र किसने दिया, तो विलियम हार्वे ने दिया था। विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। तो ध्यान रखिएगा, परिसंचरण तंत्र के बारे में किसने बताया, रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। आवश्यकता क्या है, तो शरीर के सभी अंगों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा और ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए परिसंचरण होना जरूरी है। तो आवश्यकता क्या है, तो शरीर के सभी अंगों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा और ऑक्सीजन जरूरी है। होम्योस्टेसिस, शरीर के आंतरिक तापमान और पीएच को संतुलित रखने में भी इसकी क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है। और क्या है, तो परिवहन, यह हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एनसीईआरटी फैक्ट दिया है कि मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है क्योंकि रक्त नालिकाओं के भीतर बहता है। तो मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो बंद, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र के मुख्य घटक क्या क्या है, मेन कंपोनेंट। तो हृदय क्या है, तो हृदय पंपिंग मशीन है जो रक्त को पूरे शरीर में दबाव के साथ भेजता है। दूसरा है रक्त, ब्लड, परिवहन माध्यम यानी ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये क्या करता है, तो तरल संयोजक जो पदार्थों को ढोता है यानी परिवहन करता है। रक्त वाहिका इन ब्लड वेसल्स, परिवहन मार्ग, ट्रांसपोर्ट पाथवेज, धमनी, शिरा, कोशिकाएं आदि। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट में रक्त क्या है, यहाँ से ध्यान रखेंगे, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी उत्तक है। पहला क्वेश्चन यही बन गया, रक्त क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक है। मात्रा, एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। शरीर का कितना प्रतिशत रक्त होना चाहिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 7%। शरीर का कितना प्रतिशत रक्त होना चाहिए, 7% होना चाहिए। पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसमें सभी क्वेश्चन पूछा है। रक्त कौन सा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। एक मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर। और महिला में क्या होता है, तो महिला में 4 से 5 लीटर, महिला में 4 से 5 लीटर। पुरुषों में 5 से 6 लीटर, महिला में 4 से 5 लीटर। निर्माण वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है, नहीं इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा। और भ्रूण अवस्था में, जब बच्चा भ्रूण में ही रहता है यानी गर्भ अवस्था में, यकृत और प्लीहा में इसका निर्माण होता है, यकृत या प्लीहा में। तो ध्यान रखेंगे, अस्थि मज्जा किसको कहते हैं, अस्थि मज्जा किसको कहते हैं, अस्थि मज्जा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बोन मेरो। तो इसका जो, इसको कहते हैं किसको है, तो हड्डी का खोखला भाग। हमारे शरीर में जैसे पैर है, पैर में जो हड्डी का खोखला भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, बोन मेरो, अस्थि मज्जा। तो हड्डी का खोखला भाग, अस्थि मज्जा किसे कहते हैं, हड्डी का खोखला भाग। अब यहाँ पर दिया हुआ है, रक्त का लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। और श्वसन वर्णक के कारण जिसमें लोह Fe2+ धातु पाई जाती है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं कि हेमोग्लोबिन, तब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हिंदी में लिखते हैं हीमोग्लोबिन। यहाँ पर 2 तत्व, ये हीम अलग हो जाता है और ये ग्लोबिन। अभी दोनों में है क्या, तो ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। ध्यान रखेंगे, लिखा नहीं अच्छे से, तो बस याद रखें, हीम मतलब होता है लोह
हिम मतलब क्या होता है, लोहा यानी लोह। तो इसमें क्या होता है, Fe2+ वर्णक होता है। और ये ग्लोबिन क्या है, तो प्रोटीन है। ध्यान रखेंगे, हीम और ग्लोबिन से मिलकर हेमोग्लोबिन बना है। तो यहाँ से पूछा जाता है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। हीम मतलब क्या है, लोह, जो कि Fe2+ है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और प्रमुख कार्य क्या है, तो परिवहन, पोषक तत्वों विवरण, हार्मोन का संवहन और शरीर के तापमान का नियंत्रण। रक्त के मुख्य घटक, ब्लड प्लाज्मा 55% भाग हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होते हैं। ब्लड का 55% भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और 45% भाग क्या कहलाता है, कनिकाएं। यानी ये क्या हो गया, जैसे सेल्स, कोशिकाएं या कनिकाएं हैं। तो ये कनिकाएं जो है, कनिका में RBC रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड क्रॉप्सूल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। 3 प्रकार के ब्लड सेल यहाँ पाए जाते हैं। कनिकाएं 3 प्रकार, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC को एरिथ्रोसाइट्स, WBC को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा ये रक्त का तरल, निर्जीव और हल्के पीले रंग का भाग होता है। तरल और निर्जीव हल्के पीले रंग का भाग है। संरचना इसमें 90 से 92% जल होगा था। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, 90 से 92%। पूछा गया पेपर में। 8 से 10% ठोस पदार्थ होते हैं। मुख्य कार्य क्या है, तो पचे हुए भोजन, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थों का शरीर में परिवहन करना किसका काम है, तो प्लाज्मा का। प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा, फाइब्रिनोजेन। एक विटामिन के भी होता है, एक ये फाइब्रिनोजेन। एल्बुमिन क्या है, तो ऑस्मेटिक दबाव बनाए रखता है। कौन, एल्बुमिन। ग्लोब्यूलिन शरीर की रक्षा तंत्र में शामिल होता है। ग्लोब्यूलिन कहाँ, और ये सीरम, ये बहुत बार पूछा गया। सीरम क्या है, तो प्लाज्मा को जब हम फाइब्रिनोजेन घटाते हैं तो सीरम निकलता है। प्लाज्मा जब फाइब्रिनोजेन घटाते हैं तो क्या निकलता है, सीरम निकलता है। अब RBC के बारे में यहाँ पूरा डेफिनेशन दिया गया। RBC क्या है, तो RBC का आकार कैसा होता है, तो ये होता है उभयावतल, बीच में से चपटा, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। निर्माण कहाँ होता है, RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। मृत्यु प्लीहा या यकृत में होता है। और प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। और ब्लड बैंक भी किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक भी प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक भी प्लीहा को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ब्लड बैंक भी किसे कहते हैं, प्लीहा को, यानी स्प्लीन को। मुख्य कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक ले जाना और CO2 का वापस लाना किसका काम है, RBC का। तो ध्यान रखेंगे, RBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, जीवन काल 20 से 120 दिन। मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा या यकृत में। और प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिका तक ले जाना, CO2 को वापस लाना किसका काम है, तो ये RBC का काम है। अब यहाँ पर देखिए दिखाया गया ब्लड कंपोजिशन, इसोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सभी दिखाया गया। प्लाज्मा, इसके बाद रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल है। प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स हैं। मोनोसाइट, ये जो लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सभी WBC के प्रकार है। एग्जाम ट्रैप, स्तनधारियों की परिपक्व RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। ऊंट और लामा ये अपवाद है। स्तनधारी ऊंट और लामा अपवाद है जहाँ पर केंद्रक पाया जाता है, जहाँ केंद्रक पाया जाता है। ध्यान रखिए, ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। बिहार दरोगा में पूछा गया, तो ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। तो स्तनधारियों की परिपक्व RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद में ऊंट और लामा में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो RBC के अंदर पाया जाता है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। पहला क्वेश्चन बता, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल रंग होता है। जैसे पत्ते का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, उसी प्रकार रक्त का लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हीम दिया है, लोहयुक्त बनना, Fe2+ दिया हुआ है, अभी तुरंत बताया। तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो मुख्य कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या फेफड़ों में O2 से जुड़कर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। और ये पढ़ेंगे ऑक्सी हेमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। अगर ऑक्सी हेमोग्लोबिन की बात होती है तो ये हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर O2 जब देता है तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है। और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है, जब Hb CO2 के साथ जुड़ता है तो ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन होती है। क्या होती है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन होती है। अब यहाँ पर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन दिया,
और अभी हेमोग्लोबिन CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रतिबंधता O2 से 250 गुना अधिक होता है, इसलिए बंद कमरे में अंगाठी जलाकर सोना खतरनाक होता है। यानी आप बंद कमरे में अंगाठी जलाकर मत सोइए। अगर हम सोते हैं तो फिर क्या होता है, Hb और ये जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा तो फिर ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा। जैसे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा तो आदमी की मृत्यु, ये कार्बोक्सी नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे मिलेगा ब्लड के साथ सर्कुलेशन करेगा, ब्लड के साथ सर्कुलेशन करने से आदमी की मौत हो जाएगी। कोयला वगैरह भी जला के रूम में नहीं सोना चाहिए। व्हाइट ब्लड सेल, RBC के बारे में पढ़ ली। अब व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स, यह रंगहीन, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। WBC में हेमोग्लोबिन नहीं होता है, WBC में हेमोग्लोबिन नहीं होता है। केंद्रक, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, और RBC में केंद्रक नहीं होता। जीवन काल बहुत कम, 1 से 2 सप्ताह। अनुपात RBC और WBC का अनुपात 6:1 होता है। RBC और WBC का अनुपात 6:1 होता है। परीक्षा में पूछा गया अनुपात भी, तो ध्यान रखेंगे। इसका WBC का कार्य क्या है, तो रोगों से रक्षा। ये शरीर के सैनिक हैं जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं तथा इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। WBC का काम क्या है, तो WBC को कहा जाता है सैनिक, क्योंकि हमारे शरीर के क्या करता है, रक्षा करता है, डिफेंस करता है। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है ब्लड सेल्स, यहाँ पर देखिए ब्लड स्टेम सेल्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स, माइलोब्लास्ट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट। लिम्फोब्लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। तो WBC को हम क्या कहते हैं, तो WBC को हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसका जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, ये रंगहीन होता है, और RBC WBC का अनुपात 6:1 होता है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है, ये एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, एंटीबॉडी बनाने का, यानी ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। इम्यूनिटी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। कौन, तो WBC शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता। WBC के प्रकार क्या है, तो न्यूट्रोफिल। WBC के प्रकार, मुख्य विशेषता में कार्य, न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक मात्रा में 60 से 65% जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। कौन, न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट्स, सबसे छोटी WBC, सबसे छोटी WBC कौन सा है, लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी बनाते हैं T सेल्स एंड बीटा सेल्स, T सेल्स और B सेल्स कौन बनाते हैं, लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट, सबसे बड़ा आकार के WBC, सबसे बड़े आकार के WBC क्या है, मोनोसाइट्स। मृत कोशिकाएं और रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। कौन, मोनोसाइट्स। इओसिनोफिल, एलर्जी और परजीवी संक्रमण में संख्या बढ़ती है, एलर्जी और परजीवी संक्रमण में संख्या बढ़ती है किसकी, इओसिनोफिल्स की। तो चारों के बारे में अच्छे से जानकारी। 5वां दिया हुआ है बेसोफिल्स, सबसे कम मात्रा में होता है और हिस्टामिन और हेपरिन स्रावित करते हैं। हिस्टामिन और हेपरिन स्रावित करता है कौन, बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो इसको अच्छे से ध्यान से अध्ययन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लेटलेट्स। तो हम RBC WBC पढ़ लिए, अब बचा क्या, तो प्लेटलेट्स बचा है। तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स केवल स्तनधारियों के रक्त में पाए जाते हैं। सबसे VVI है पहला कि केवल स्तनधारी के रक्त में ही पाया जाता है। कौन, प्लेटलेट्स। इनमें केंद्रक नहीं होता है। मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाने में किसका काम है, ब्लड को क्लोट करने में किस ब्लड का काम है, RBC WBC प्लेटलेट्स। तो किसका, तो प्लेटलेट्स का काम है। चोट लगने पर रक्तस्राव रोकता है कौन, तो प्लेटलेट्स। ध्यान रखेंगे। और अभी जिसको होता है क्या कहते हैं, टाइफाइड बुखार, तो वहाँ प्लेटलेट्स ही कम हो जाता है। मलेरिया में भी हो जाता है, अति मलेरिया कहते हैं, ये डेंगू में भी हो जाता है। चोट, प्लेटलेट्स टूटते हैं और थ्रोम्बोब्लास्टिन निकलता है। स्टेटोथ्रोम्बोब्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन। स्टेटोथ्रोम्बिन फाइब्रिन घुलनशील होता है, तो अघुलनशील फाइब्रिन और घुलनशील जाल होता है। फाइब्रिन के जाल में RBC उजला जाते हैं तो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, ब्लड जम जाता है। डेंगू बुखार में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो जाती है। यहाँ पर लिखा के भी गया है, ये यहाँ देखिए क्या लिखा है कि डेंगू बुखार रक्त में प्लेटलेट्स संख्या तेजी से कम होने लगती है। तुलनात्मक अध्ययन, अभी हम तीनों ब्लड के बारे में पढ़े, तो इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं एक बार। विशेषता क्या है, फीचर क्या है, तो RBC एरिथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। मुख्य कार्य क्या है RBC का, तो O2 और CO2 का परिवहन। WBC क्या है, तो डिफेंस, रोगों से प्रतिरक्षा करना। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाना। रक्त
आरबीसी का रंग हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, डब्ल्यूबीसी सफ़ेद होते हैं, रंगीन होते हैं, प्लेटलेट्स भी रंगीन होते हैं। केंद्रक अनुपस्थित होता है, आरबीसी में अनुपस्थित होता है, ऊट और लामा अपवाद में, याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। प्लेटलेट्स में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो सिर्फ एक में ही उपस्थित होते हैं, डब्ल्यूबीसी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, संख्या क्या होती है। संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन होती है आरबीसी में, 6 से 8 हज़ार होता है डब्ल्यूबीसी में, 1.5 से 3.5 लाख तक होता है प्लेटलेट्स में, 4.5 लाख तक। अब ब्लड कंपोनेंट्स रैपिड रिवीजन। अब ये रैपिड रिवीजन क्या है, तो अभी जो जो पढ़े हैं, तो प्लाज्मा 55% ब्लड प्लाज्मा कहलाता है, वाटर 90% होता है, न्यूट्रॉन ट्रांसपोर्ट पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, O2 ट्रांसपोर्ट करता है, नो न्यूक्लियस, और ये 120 दिन इसका जीवन काल होता है, किसका, आरबीसी। ल्यूकोसाइट आरबीसी को कहते हैं इम्यूनिटी सोल्जर, यानी ये हमें प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करती है, इसलिए हम अपने शरीर की सैनिक कहते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट, यानी केंद्रक यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यहाँ पर केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड जमाने के लिए जिम्मेदार है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। लो एंड डेंगू, जब डेंगू बुखार होता है प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे, तो ब्लड के बारे में पढ़ लिए। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में मुख्य चैप्टर एक आता है ह्यूमन हार्ट, यानी मानव हृदय। अब मानव हृदय में यहाँ पर दिया गया है कि ये अगर ये जो चित्र बना हुआ है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं दायां अलिंद, दायां अलिंद यानी राइट ऑरिकल, और यहाँ पर होता है दायां नीलय, दायां नीलय। इस साइड में ऊपर वाले भाग में ये होता है लेफ्ट, अंग्रेजी में लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट ऑरिकल, और यहाँ पर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी दायां नीले, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये बीच में जो ये हड्डी होता है, ये मांसपेशी होता है, इसको कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ये मांसपेशी जो है 2 भाग में विभाजित करता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, दायां अलिंद और दायां नीले में अशुद्ध रक्त रहता है, बायां नीले और बायां अलिंद में शुद्ध रक्त रहता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद धमनी शिरा पढ़ेंगे, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, अपवाद में फुफ्फुस धमनी होता है, वहाँ पर अशुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, अपवाद है वो फुफ्फुस शिरा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब क्या है, मानव हृदय स्थिति छाती के मध्य में दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं और झुका होता है, कौन, तो मानव हृदय, ये पूछा गया है, थोड़ा बाईं और झुका होता है। आकार बंद मुट्ठी का आकार का होता है, वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। प्रकृति में यह एक पेशी अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है, यानी ये मांसपेशी ही पूरा रहता है, इसमें हड्डी नहीं रहता है, जो बिना रुके जीवन भर धड़कता है, और ये कभी भी रुकता नहीं है, धड़कन धड़कता है। सुरक्षा हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो दोहरी झिल्ली से घिरा है तो उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। तो हृदय पेरिकार्डियम से घिरा हुआ, रक्त को पंप करना किसका काम है, हृदय का। हृदय का बाहरी स्वरूप एक्सटर्नल हार्ट। अब यहाँ पर दिया हुआ है पुल्मोनरी ट्रैक्ट, पुल्मोनरी आर्टरी, वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर आपको पता है ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बाहरी संरचना दिखाने मुख्य नालिकाएं, तो अयोटा महाधमनी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है, शरीर का सबसे बड़ा धमनी किसे कहते हैं, तो अयोटा को कहते हैं। अयोटा कहाँ है, देखिए, तो ये अयोटा, ये है अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा दिया हुआ है, ये अयोटा। ध्यान से चित्र का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहला अगर ध्यान रखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी धमनी तो अयोटा यानी महाधमनी। वेना कावा महाशिरा, शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में लाती है। सुपीरियर एंड इन्फीरियर, वेना कावा शरीर से अशुद्ध रक्त, इन्फीरियर, अब यहाँ देखिए वेना कावा है कहाँ, इस चित्र में, इन्फीरियर वेना कावा ये यहाँ पर देखिए है दिया हुआ। इसके बाद सुपीरियर वेना कावा, यहाँ देखिए नीला चित्र से दर्शाया, नीला चित्र का मतलब ये अशुद्ध रक्त ही लेके जा रहा है, ठीक है। पुल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी, अशुद्ध रक्त फेफड़े तक ले जाते हैं, अशुद्ध रक्त। पुल्मोनरी आर्टरी जो होता है अशुद्ध रक्त ले जाती है, कौन सी रक्त, अशुद्ध रक्त। पुल्मोनरी वेन शिरा, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, शुद्ध रक्त तक का फेफड़े तक ले जाती है, कौन, तो पुल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुस शिरा। कोरोनरी आर्टरी, हृदय की मांसपेशियां स्वयं रक्त पहुंचाने वाली धमनी, कोरोनरी आर्टरी। तो ये
एक बार फोटो खींच लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बहुत बनता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हृदय के कक्ष, चैम्बर ऑफ द हार्ट। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपरी और 2 निचले। तो पता चल ही गया कि अब मान लीजिए हृदय है और हृदय में ये सेप्टम मांसपेशी है और ये हो गया राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ये एट्रियम भी लिखता है, तो राइट ऑरिकल दायां दायां नील है, तो यहाँ पर CO2 रक्त होता है, यहाँ पर भी CO2 रक्त होता है। यहाँ पर त्रिवलनी या त्रिदली कपाट होता है, यहाँ पर द्विदली कपाट होता है, यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट होती है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है, तो ये O2 होता है, यहाँ पर भी O2 होता है, दोनों में शुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ पर जो होता है इसको हम कहते हैं लेफ्ट ऑरिक और इसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ध्यान रखें ये हमारे हार्ट का चैम्बर, इतना भी याद रखते हैं। तो ये 4 चैम्बर में बटा हुआ है, राइट में दायां नीले दोनों में अशुद्ध रक्त होता है, बायां नीले और बायां नीले दोनों में शुद्ध रक्त होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। मानव हृदय में 4 कक्ष, 2 ऊपरी 2 निचले। तो ऊपरी कक्ष अलिंद कहलाता है, एट्रिया। ये रक्त ग्रहण करने वाले कक्ष हैं, इनकी दीवारें पतली होती हैं। अलिंद की दीवारें क्या होती है, पतली होती है। राइट एट्रियम दायां अलिंद, लेफ्ट एट्रियम बायां अलिंद। निचले कक्ष नीले, रक्त पंप करने वाले कक्ष, इनकी दीवारें मोटी होती है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ध्यान रखेंगे। दाएं और बाएं हिस्से का अलग करने वाली दीवार को सेप्टम कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है विपट, यानी सेप्टम कहते हैं। अभी हम बताए थे कि अलग जो करता है उसको सेप्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हृदय की आंतरिक संरचना। यह क्रॉस सेक्शन डायग्राम हृदय के अंदर चारों कक्षों को वाल्व से स्पष्ट करता है। किससे स्पष्ट करता है, वाल्व से स्पष्ट करता है। नीले रंग का भाग डीऑक्सीजनेटेड रक्त, यानी अशुद्ध रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड रक्त कहते किसको हैं, तो जब Hb+CO2 मिलता है तो इसको डीऑक्सीजनेटेड रक्त कहते हैं, यानी अशुद्ध रक्त। लाल रंग का भाग ऑक्सीजनेटेड रक्त वाहिनी, यानी इसको जब हेमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड रक्त। तो ध्यान रखेंगे डीऑक्सीजनेटेड यानी डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन रहित रक्त, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जहां ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रहित है तो हेमोग्लोबिन प्लस O2 हो जाएगा। सेप्टम बीच के दीवार का शुद्ध रक्त को मिलने से रोकती है, कौन, तो सेप्टम। ध्यान में रहेगा, सब VVI पॉइंट है तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ट्रिक। L से लेफ्ट, O से ऑक्सीजनेटेड, R से राइट, D से ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राइट साइड ऑफ हार्ट, दायां भाग। कार्य अशुद्ध रक्त का प्रवाह, दायां भाग में अशुद्ध रक्त होता है। फिर से एक बार हार्ट का चैम्बर बनाते हैं। ये सेप्टम हड्डी हो गया, यहाँ पर ये राइट ऑरिकल हो गया और ये राइट वेंट्रिकल हो गया। यहाँ CO2 होता है, यहाँ पर भी CO2 होता है। तो दायां भाग में क्या है, CO2 है। इधर इस साइड में O2, इस साइड में O2। तो ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर ध्यान देते हैं, कार्य अशुद्ध रक्त का प्रवाह। अशुद्ध रक्त का प्रवाह शरीर, बॉडी, वेना कावा, दायां ट्राइस्कस्पिड वाल्व यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम बताए थे कि ये जब है ये और यहाँ पर ये त्रिदलनी कपाट होता है। तो यहाँ से क्या होता है, रक्त का संचार ये दोनों में क्या हो रहा है, अशुद्ध रक्त का हो रहा है। तो ये त्रिदलनी कपाट के चलते होता है। ये ट्राइस्कस्पिड वाल्व, इसी का मतलब होता है त्रिदली कपाट। महाशिरा शरीर से CO2 युक्त रक्त दाएं अलिंद में लाती है, वेना कावा, ठीक है। और दायां नीले इस रक्त को फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों को पंप करता है, कौन, तो फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या होता है, तो अशुद्ध रक्त होता है। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, बायां भाग। तो बायां भाग क्या है, तो एक बार फिर से चित्र बनाएंगे बायां भाग का। तो ये हो गया हार्ट और ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ O2 रहता है और यहाँ भी O2 रहता है। यहाँ द्विदली कपाट रहता है, बाइस्कस्पिड वाल्व दिया हुआ है। तो बाइस्कस्पिड वाल्व मतलब द्विदली कपाट। द्विदली कपाट क्या होता है, तो चित्र से बता दिए थे। ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फेफड़े, पुलमोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, बाइस्कस्पिड से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अयोटा, महाधमनी, संपूर्ण शरीर। फेफड़ों से O2 युक्त रक्त फुफ्फुस सिराज द्वारा बायां अलिंद में लाता है और बायां नीले शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करता है, ठीक है। शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पंप करता है। हृदय के वाल्व, अब फिर से यहाँ थोड़ा सा चित्र बगल में बन जाए तो ठीक रहेगा, दिमाग में रहेगा। ये देखिए फिर है,
यहाँ पर ये द्विदलीय का पार्ट होता है, यहाँ पर ये त्रिदलीय का पार्ट होता है। यहाँ पर ये CO2, यहाँ भी CO2, यहाँ O2 और यहाँ O2। इसको हम राइट ऑरिकल कहते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं, इसे लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ट्राइकस त्रिवलनी का पार्ट, तो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है। तो देख लीजिए त्रिदलीय का पार्ट यही है ना, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या मित्र द्विवलनी का पार्ट। यहाँ देखिए ये द्विवलनी का पास है, O2 राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। पुलमोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल पुलमोनरी आर्टरी के बीच होता है। पुलमोनरी वाल्व जैसे ही दिया तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये राइट वेंट्रिकल पुलमोनरी आर्टरी के बीच में होता है और एओर्टिक वाल्व तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा महाध्वनि के बीच होता है। ये शुद्ध होता है और ये अशुद्ध होता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाल्व का महत्व क्या है? तो वाल्व का महत्व क्या है? तो मुख्य रक्त को विपरीत दिशा में लौटने से रोकना। वाल्व सुनिश्चित करते हैं रक्त केवल एक ही दिशा में बहे, वन वे फ्लो, ठीक है। अलिंद से निलय में और निलय से धमनियों में। जब निलय सिकुड़ते हैं तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं, जिससे लब की आवाज आती है, लब की आवाज आती है। बाएं नीले सबसे मोटा क्यों होता है? तो हृदय के चारों ओर बाएं नीले की पेश दीवारें सबसे अधिक मोटी और मजबूत होते हैं, दाएं नीले के तुलना में 3 गुना मोटी होती है। कारण होता है कि दाएं नीले को रक्त केवल पास ही स्थित फेफड़ों तक पंप करना होता है, जबकि बाएं नीले को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध सिरे से लेकर पैर की उंगलियों तक संपूर्ण शिरा में अत्यधिक उच्च दबाव से रक्त पंप करना होता है। इसीलिए क्या होता है, बाएं नीले सबसे मोटा होता है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से सॉल्व होगा, ठीक है। तो अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम का प्रश्न अक्सर पूछता है हृदय कौन सा कक्ष सबसे मोटी दीवार वाला होता है? तो बायां नीले, याद रहेगा। और अलिंद की दीवारें पतली होती है। हृदय की प्रमुख रक्त वाहिकाएं, हृदय की प्रमुख मेजर ब्लड वेसल्स, महाधमनी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी, सबसे पहले ये याद रखें, महाधमनी बाएं नीले से निकलती है और ऑक्सीजन युक्त तो शुद्ध रक्त, यानी इसमें क्या होता है, तो शुद्ध रक्त होता है, Hb प्लस O2 हेमोग्लोबिन प्लस O2 शुद्ध रक्त। फुफ्फुस शिराएं, फेफड़ों से शुद्ध रक्त यानी O2 युक्त रक्त बाएं अलिंद में लाती है और बाद शिरा होते हुए शुद्ध रक्त, ठीक है। और ये अपवाद का है लिखा है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अभी हम बताते हैं। महाशिरा, शरीर की सबसे बड़ी शिरा का नाम क्या है? भेना कावा महाशिरा। शरीर के सबसे ऊपरी और निचले भागों से CO2 युक्त यानी अशुद्ध रक्त अलिंद में लाती है। फुफ्फुस धमनी, दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में ले जाती है, अपवाद धमनी होते हुए अशुद्ध रक्त। तो पहला यहाँ पर कुछ चीजें जानना जरूरी होता है। पहला धमनी और दूसरा है शिरा। ये ध्यान रखिएगा कि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। शिरा में कौन सा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त होता है। अपवाद में, धमनी में अपवाद में है, अपवाद में होता है फुफ्फुस धमनी, जिसमें कि अशुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, ये इसी में एक अशुद्ध रक्त होता है। नहीं तो धमनी में पूरा क्या होता है? शुद्ध रक्त। शिरा में रक्त अशुद्ध होता है, लेकिन एक ही शिरा है जो कि शुद्ध होता है, फुफ्फुस शिरा है। तो ध्यान रखेंगे, ये अच्छे से पढ़ेंगे और ये भी अच्छे से पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना है। शिरा और अशुद्ध में, शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन अपवाद में फुफ्फुस धमनी में एक मात्र अपवाद है जहाँ अशुद्ध रक्त होता है, और शिरा में एकमात्र अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, वो है फुफ्फुस शिराएं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स परिचय। मानव शरीर में रक्त बंद नालिकाओं में बहता है, 3 प्रमुख प्रकार के। तो यहाँ से पहले पता चल गया, यहाँ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद परिसंचरण तंत्र। धमनी हृदय से रक्त को अंगों तक ले जाती है। क्वेश्चन में पूछता है कि हृदय से रक्तों को अंग तक कौन ले जाता है? तो धमनी ले जाती है, आर्टरी। वेन का काम क्या है? तो अंगों से रक्त को वापस हृदय में लाती है। तो देखिए हृदय से ये रक्त को अंग तक ले जाती थी, जब अंग से हृदय तक लाना होता है तो शिरा का काम है। कैपिलरी कोशिकाएं, धमनी और शिरा को जोड़ने वाली सबसे पतली नालिकाएं। कैपिलरी क्या होती है? पतली नालिकाएं होती है। तो ये काम किसका है? कैपिलरी केशिका की, ठीक है। धमनी के बारे में देखिए यहाँ पर दे दिया है अच्छे से। आर्टरी, दिशा ये रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है। रक्त का प्रकार, सामान्यतः ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। अपवाद में पुलमोनरी आर्टरी है, अपवाद में फुफ्फुस धमनी होती है। एकदम दिमाग में एकदम अच्छे से रखेंगे। दीवारें, इनकी दीवारें मोटी होती है, पेश और लचीली होती है, किसकी? धमनी की। दबाव, इनमें रक्त झटके के साथ और उच्च दबाव में बहता है। वाल्व, धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते, धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते हैं। स्थिति, ये त्वचा में गहराई में स्थित होता है। धमनी क्या होती है? त्वचा में गहराई में स्थित होती है। तो ध्यान रखेंगे। अब शिरा के बारे में,
यह दिशा रक्त को शरीर से अंगों हृदयों की ओर लाती है। रक्त का प्रकार समांतर CO2 युक्त रक्त ले जाती है। अब बात पुलमोनरी वेन, फुफ्फुस सीरा। दीवारें, इनकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली और कम लचीली होती है। किसकी? सीरा की। दबाव इनमें रक्त धीमी गति से और कम दबाव में बहता है। वाल्व रक्त को पीछे लौटने से रोकने के लिए वाल्व उपस्थित होते हैं और इस तरह ये त्वचा को ठीक नीचे सतही सतह पर जो नीली नसें हमें दिखाई जो नीली नसें दिखाई देती है आपके शरीर में देखते होंगे, वो सीराएं होती है जो कि अशुद्ध होती है। जो कि क्या होती है? अशुद्ध। धमनी दिखता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो मोटे नस होते हैं और त्वचा के अंदरूनी भाग में पाए जाते हैं। दिखते तो वो भी हैं लेकिन थोड़ा मोटे नस होते हैं उनके। ये शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती है, केशिका। इनकी दीवारें केवल एक कोशिका मोटा होता है स्थित। ये छोटी धमनी और छोटी शिरा के बीच कनेक्शन है। मुख्य कार्य इन्हीं के माध्यम से रक्त और उत्तकों के बीच O2 CO2 पोषक तत्वों का अवशिष्ट आदान प्रदान होता है। यहाँ से केशिका से एक ही क्वेश्चन आता है कि यह पतली रक्त कोशिकाएं होती है। बस यहाँ से अभी तक वर्तमान में जो पूछा गया है, लेकिन शिरा से और धमनी का पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, उससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं बना है। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे धमनी और शिरा और केशिका के बारे में। आर्टरी, वियस वेन, वियस कैपिलरी। दिशा हृदय से अंगों की ओर, धमनी की गति हृदय से अंगों की ओर, शिरा अंगों से हृदय की ओर। ठीक है, दोनों का अपोजिट है। केशिका धमनी और शिरा के बीच में। रक्त शुद्ध रक्त होता है धमनी में और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। केशिका मिश्रित होता है। ठीक है, मतलब इसमें शुद्ध भी रक्त और अशुद्ध भी रक्त, इसीलिए मिश्रित। दीवार मोटी और लचीली होती है धमनी की दीवारें, और शिरा की पतली होती है। केशिका एक कोशिका जितनी पतली। दबाव उच्च है, शिरा निम्न और केशिका बहुत नहीं। वाल्व नहीं होते, धमनी वाल्व नहीं होते हैं और शिरा में उपस्थित होते हैं, केशिका में भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अंतर पढ़ लिए। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैप क्या है, तो अपवाद को ध्यान से समझे। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा दिया हुआ है। वे सभी धमनियों को शुद्ध रक्त बहता है, परंतु पुलमोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी शरीर की एकमात्र धमनी है जो दाएं नीले से फेफड़े तक अशुद्ध रक्त ले जाती है। फुफ्फुस शिराएं क्या? वैसे सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, परंतु पुलमोनरी वेन शरीर की एकमात्र शिरा जो फेफड़ों से बाएं अलिंद तक शुद्ध रक्त ले जाती है। तो इस इंपोर्टेंट अपवाद को ध्यान से समझें। लिख भी दिया गया है तो इसको अच्छे से। हृदय में रक्त का मार्ग क्या है, तो हृदय में रक्त का मार्ग ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट। ब्लड शरीर में वेना कावा, राइट एट बायां अलिंद, फिर बायां नीले पुलमोनरी आर्टरी लंग फेफड़े तक जाती है। फिर लंग फेफड़े पुलमोनरी वेन और लेफ्ट बायां अलिंद और बायां नीले और बॉडी शरीर आयोटा द्वारा शुद्ध रक्त जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, यहाँ पर गैस एक्सचेंज O2 इन CO2 आउट, यानी CO2 आउट हो जाता है, O2 सिर्फ रहता है। तो लंग्स फेफड़ा से पुलमोनरी वेन फुफ्फुस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त बायां अलिंद से बायां नीले आयोटा होता है, बॉडी के शरीर में जाता है, ये शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, फेफड़ा तक जो जाता है शरीर में अशुद्ध रक्त होता है। पुलमोनरी सर्कुलेशन, फुफ्फुस से परिसंचरण, यह हृदय और फेफड़ों के बीच का रक्त प्रवाह है। मार्ग हार्ट लंग्स हार्ट। उद्देश्य रक्त का शुद्धिकरण और CO2 का निष्कासन। और प्रक्रिया दायां नीले अशुद्ध रक्त फेफड़ों में भेजता है और फेफड़े शुद्ध रक्त बायां अलिंद में लौटता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट वेंट्रिकल, पुलमोनरी आर्टरी, लंग्स O2 CO2 आउट, पुलमोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट ऑरिकल। अब है देहिक परिसंचरण, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यह हृदय और संपूर्ण शरीर के बीच रक्त का प्रवाह है। मार्ग हार्ट बॉडी हार्ट। उद्देश्य शरीर के सभी कोशिकाओं तो O2 और पोषक तत्व पहुंचाना और वहां से CO2 अवशिष्ट वापस लाना, देहिक परिसंचरण है। प्रक्रिया बायां नीले शुद्ध रक्त को शरीर में पंप करता है और शरीर में अशुद्ध रक्त दायां अलिंद में लौटता है। पाथवे समरी क्या है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा महाधमनी, बॉडी टिश्यू O2 CO2, वेना कावा महाशिरा और राइट एट्रियम। ये क्या है, अशुद्ध रक्त का यहाँ पर ये पाथवे दिया गया है। फिर है दोहरा परिसंचरण, तो मनुष्य में पाया जाता है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिभाषा, शरीर का एक चक्र पूरा करने रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है, 2 बार होकर गुजरता है। तो यहाँ पर ये पूरा चित्र दिखाया गया है। ये देखिए, ये अशुद्ध रक्त है और ये शुद्ध रक्त है। ये जैसे ही भैन का देखिए ब्लू कलर से दिखाया गया इसलिए कि ये अशुद्ध रक्त है, और ये रेड कलर से दिखाया गया इस साइड में ये शुद्ध रक्त होता है, तो इधर अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि ये राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसीलिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब है डबल सर्कुलेशन क्यों महत्वपूर्ण है, तो O2 और CO2 युक्त रक्त पृथक्करण यह सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन युक्त और शुद्ध ऑक्सीजन सहित ऑक्सीजन रक्त आपस में मिश्रित ना हो, आपस में क्या हो, मिश्रित ना हो।
ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए होता है। उच्च ऊर्जा की मांग, पक्षियों और स्तनधारियों को अपने शरीर का तापमान स्थिर रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रहने से शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की अत्यधिक कुशल आपूर्ति हो पाती है, इसलिए दोहरा परीक्षण जरूरी है। तो मछलियों में, अब मनुष्य में 4 कक्ष पाए जाते हैं, पढ़े थे, ये 4 कक्ष पाए जाते हैं, दयालिंद, दयानिल, बायालिंद, बायानिल। उसी पर मछलियों में केवल 2 कक्ष होता है। सिंह उभयचरों सरीसृपों पे 3 कक्ष हृदय होता है, जो रक्त थोड़ा मिश्रित हो जाता है। मगरमच्छ अपवाद में 4 कक्ष होता है। तो ध्यान रखेंगे, मनुष्य में 4, स्तनधारी में 4 कक्ष होता है, मछलियों में 2 कक्ष होता है, पक्षियों में 4 कक्ष होता है, उभयचरों और सरीसृपों में 3 कक्ष होता है, और मगरमच्छ अपवाद में 4 कक्ष होता है। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ, आप इसको बनाकर याद करें, इसलिए सिखाया है कि ये पुलमोनरी कैपिलरी, पुलमोनरी वैन, लेफ्ट एट्रियम जिसको हम कहते हैं लेफ्ट ऑडिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बाद है अयोटा, कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स एक्सेप्ट लंग्स, यहाँ पर फिर पुलमोनरी आर्टरी, प्री कावा, राइट एट्रियम, पोस्ट कावा, राइट वेंट्रिकल, वेना कावा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो चित्र को ड्रॉ करके आप याद कर सकते हैं अच्छे से। हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, परिभाषा, हृदय की पेशियों का एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना मिलकर एक धड़कन बनाते हैं। दर एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, और जो गर्भ में बच्चा रहता है उसका 150 प्लस धड़कता है। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर हृदय की धड़कन को सुनने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ध्वनि, साउंड, लव, ट्राइस्क्रिप्ट और बाइस्क्रिप्ट वाल्व के बंद होने पर लव, और पुलमोनरी और एओर्टिक वाल्व के बंद होने पर नीले के विश्राम के समय डब, लव और डब। जब हमारा हृदय ठीक रहता है तो ध्वनि कैसी रहती है, लब और डब, लब और डब। और जैसे ही हमारा अगर तबीयत खराब रहता है तो हृदय का साउंड रहता है मर मर, मर मर। ध्यान रखेंगे। सिस्टोल और डायस्टोल क्या है? सिस्टोल हृदय की पेशियों का सिकुड़ना, इस अवस्था में रक्त हृदय से बाहर पंप होता है, हाई प्रेशर फेज, तो सिस्टोल कहलाता है। ठीक है, संकुचन। डायस्टोल शिथिलन जिसको कहते हैं, हृदय की पेशियों का फैलना, आराम करना, इस अवस्था में हृदय रक्त बढ़ता है। सिस्टोल, डायस्टोल। तो 120/80 होता है हमारा समान, तो इसको सिस्टोल और इसको डायस्टोल कहेंगे। ध्यान रखेंगे। कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र, हृदय में एक स्पंदन के दौरान होने वाले क्रमिक घटनाओं को कार्डियक साइकिल कहता है, और इसका समय 0.8 सेकेंड होता है, ये पूछा जाता है। स्टेप 1 एट्रियल सिस्टोल, दोनों अलिंद सिकुड़ते हैं, रक्त ट्राइस्पिड और बाइस्किड वाले त्रिदली कपाट द्विदली कपाट खोलकर नीले में प्रवेश करता है। स्टेप 2 में वेंट्रिकल साइस्टोल, दोनों नीले कैसे करते हैं, रक्त धमनियों में पंप करता है, और ध्वनि का आवाज लब ध्वनि, पूरा हृदय विश्राम अवस्था में होता है, सिरा और रक्त तलिन से भरा होता है, डब ध्वनि उत्पन्न होता है। तो ये पूरा इतना ये ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये ध्यान रखिए 0.8 सेकेंड लगता है हृदय चक्र पूरा करने में। ठीक है। ऐसे नोड, नेचुरल पेसमेकर, जब नेचुरल पेसमेकर यानी कृत्रिम पेसमेकर लगाए तो ऐसे नोड कहते हैं। साइनो एट्रियल नोड या साइनो ऑरिकल नोड कहते हैं। स्थिति दायां अलिंद के ऊपरी दीवार पर स्थित होता है। नेचुरल पेसमेकर हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है, हृदय का प्राकृतिक है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, सॉरी, ये क्या है, आर्टिफिशियल पेसमेकर भी होता है, जो ऐसे नोड के ठीक काम नहीं करता है तो ये छाती में त्वचा के नीचे लिथियम बैटरी चालित कृत्रिम पेसमेकर लगाए ताकि धड़कन नियमित रहे। ठीक है, जब किसी का हार्ट अटैक होता है तो वहाँ पर ये कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है ठीक करने के लिए। हृदय धड़कन उत्पन्न करने के लिए विद्युत संकेत पैदा करता है, और हृदय की लय और गति यहीं से निर्धारित होती है। ये भी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये क्या है, पूरा नाम एंटीवेंट्रिकुलर नोड, इससे दाएं अलिंद के नीचे और सेप्टम के पास स्थित होता है। यह ऐसे नोड से आने वाले विद्युत संकेतों को ग्रहण करता है, और यह संकेत को कुछ मिली सेकेंड तक रोकता है ताकि अलिंद पूरी तरह खाली हो सके, इससे पहले कि नीले सिकुड़ना शुरू करें। इसके बाद यह संकेत बंडल ऑफ हिज को भेज देता है, बंडल ऑफ हिज को भेज देता है। हार्ट कंडक्शन सिस्टम, विद्युत संवहन, तो हृदय में विद्युत कैसे प्रवाहित होता है, पाथवेज क्या है, तो ये देख लिए, ये इधर चित्र में दिखाया गया है। तो इसमें लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये ऐसे नोड, ये एबी नोड, यहाँ ऐसे नोड, फिर एबी नोड, फिर बंडल ऑफ सेप्टम के रास्ते भेज दिया जाता है, फिर ये पुरकिंजे फाइबर्स नीले की दीवारों में। कोरोनरी परिसंचरण, कोरोनरी परिसंचरण यद्यपि हृदय के पूरे शरीर को रक्त पंप करता है, लेकिन स्वयं हृदय की मांसपेशियों
को भी काम करने के लिए O2 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोरोनरी आर्टरी धमनी, ये महाधमनी का आधार से निकलती है और हृदय की दीवारों को शुद्ध रक्त पहुंचाती है। कोरोनरी वेन हृदय की दीवार से अशुद्ध रक्त वापस दाएं लिंद में लाते हैं। जब कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल या थक के कारण रुकावट आ जाती है तो हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे हार्ट अटैक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हार्ट अटैक कैसे होता है? कोरोनरी आर्टरी में जब कोलेस्ट्रॉल या थक के कारण रुकावट आ जाती है तो हृदय की मांसपेशियों में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे हार्ट अटैक हो जाती है। ठीक है, ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। अब हार्ट पढ़ लिए तो ब्लड रक्त समूह ग्रुप्स एबीओ सिस्टम। खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर 1900 ईस्वी में। तो रक्त समूह का खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी का सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर होता है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। जिस ब्लड ग्रुप का नाम नहीं है वही एंटीजन मौजूद जिस ब्लड ग्रुप का नाम है वही एंटीजन मौजूद है और एंटीबॉडी हमेशा उसके विपरीत होगी ताकि आपस में रिएक्शन ना हो। अब ये देखिए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन आरबीसी पर ए, एंटीबॉडी प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी ग्रुप एंटी ए बी ए और बी दोनों कोई नहीं एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ओ में कोई नहीं एंटीजन पाया जाता और एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों। तो ये इंपॉर्टेंट दो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ए बी और ओ, कहे कि यहाँ पर ये और ये दोनों याद रखना होता है कि एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाया जाता है और ऑक्सीजन में अति और उब यहाँ पर उन ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये दोनों। अब यहाँ पर आते हैं ब्लड ग्रुप कंप्लीट रक्त आधान सर्वदाता रक्त यूनिवर्सल डोनर। तो ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि यह ब्लड ग्रुप ओ और सटीक उत्तर ओ नेगेटिव होता है, जो सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप जो कि किसी को रक्त आदान यूनिवर्सल डोनर किसी को भी रक्त दे सकता है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए प्राप्तकर्ता शरीर कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए ओ नेगेटिव कोई किसी का ब्लड ग्रुप होगा तो किसी को भी दे सकता है। इसे आंसर में ओ आंसर आता है सीधा, लेकिन ओ नेगेटिव सबसे ज़्यादा कारगर है। सर्वग्राही यूनिवर्सल ए बी सटीक उत्तर ए बी पॉजिटिव, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं था, इसलिए यह किसी भी एंटीजन का विरोध नहीं करता, यानी सर्वग्राही किसी का भी ब्लड ले सकता है। कौन? ए बी किसी को भी दे सकता है ओ बी, और ए बी किसी का भी ब्लड ले सकता है। आरएच फैक्टर का खोज लैंडस्टीनर और विनर ने रीसस बंदर में की थी। यह आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले अन्य प्रकार की एंटीजन है। आरएच पॉजिटिव जिनमें यह एंटीजन मौजूद है भारत में 93% लोग हैं। आरएच निगेटिव जिनमें यह एंटीजन नहीं है। जब पिता आरएच प्लस हो, ध्यान रखिएगा, जब पिता आरएच प्लस हो, जब आरएच माइनस माता हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो गर्भस्थ शिशु आरएच प्लस हो सकता है। ठीक है, पहली डिलीवरी सामान्य होती है। पहली डिलीवरी क्या होती है? सामान्य होती है, लेकिन दूसरी गर्भावस्था में माता एंटीबॉडी शिशु के आरबीसी को नष्ट कर सकती है, जिससे शिशु की मृत्यु हो सकती है। बचाव में एंटी डी या रोगम का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसको एरिथ्रोब्लास्टिक फेटालिस कहते हैं। ठीक है, जब पिता आरएच पॉजिटिव हो माता आरएच नेगेटिव हो, तब अगर पिता आरएच नेगेटिव और माता आरएच पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्त का थक्का जमना, यदि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्रिया कर लेते हैं, इससे आरबीसी चिपक कर गुच्छे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रक्त का थक्का जमना है। एगुलिनेशन आरएच कंपेटिबिलिटी, व्यक्ति को आरएच प्लस आरएच नेगेटिव रक्त दिया जा सकता है, लेकिन आरएच व्यक्ति माइनस आरएच नेगेटिव व्यक्ति को केवल आरएच नेगेटिव रक्त ही दिया जा सकता है। ब्लड बैंक रक्त बैंक को रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर सुरक्षित रखा है लगभग 30 से 40 दिन तक। रक्त को जमने से रोकने के लिए उसमें सोडियम सिट्रेट या सोडियम ऑक्जेलेट या ईडीटीए मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखेंगे। रक्तचाप बीपी परिभाषा, बहते हुए रक्त द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप। सामान्यतः बीपी 120/80 होता है mmHg। जब हृदय सिकुड़ता है तो रक्त पंप करता है उच्च दबाव सिस्टोलिक 120 सिस्टोल 80 डायस्टोल होता है। जब हृदय विश्राम करता है तो और भरा रहता है तो निम्न दबाव यानी 80 mmHg। रक्तचाप शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। बीपी सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक, ध्यान रखेंगे। 120 क्या है सिस्टोल, 80 डायस्टोल। ऐसे पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना। डायस्टोल बटे सिस्टोल मतलब बोलिए सिस्टोल बटे डायस्टोल। स्पिग्नोमीटर, इससे रक्तचाप मापा जाता है। ब्लड प्रेशर रक्तचाप मापने का यंत्र होता है, इसे बाएं की
ब्रेंचियल आर्टरी यानी ब्रेंकियल धमनी पर बांधकर मापा जाता है। इस यंत्र में पारा भरा होता है, इसलिए इकाई mmHg होता है। ठीक है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से धड़कन सुनते हैं। ठीक है, अगर 140/90 है तो बीपी हाई है, लो बीपी 90/60 है। उदाहरण दिया गया है। नाड़ी पल्स, पल्स क्या है? तो जब हृदय रक्त को धमनियों में पंप करता है, रक्त को धमनियों में पंप करता है, धमनियों की दीवारों में उत्पन्न होने वाले फैलाव को नाड़ी या पल्स कहते हैं। पल्स रेट, सामान्यतः पल्स रेट हृदय की धड़कन के बराबर होती है, 72 बार प्रति मिनट। पल्स केवल उन्हीं धमनियों में महसूस की जा सकती है जो त्वचा के करीब होती है या किसी हड्डी से ऊपर, उदाहरण कलाई, गर्दन वगैरह। लसिका क्या है? तो लसिका क्या है? तो रक्त कोशिकाओं से बहकर उत्तकों के बीच आ जाने वाले तरल पदार्थ को लसिका कहते हैं। यह एक अन्य प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। यह रंग या रंगहीन होता है क्योंकि इसमें आरबीसी और हेमोग्लोबिन नहीं बने होते हैं। इसमें प्लाज्मा की तुलना में प्रोटीन कम होते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट अधिक होते हैं, डब्ल्यूबीसी अधिक होते हैं। मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिकाओं के बीच अतिरिक्त तरल को वापस रक्त में लाना और पचे हुए वसा का अवशोषण करना किसका काम है? लसिका का। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। लसिका तंत्र, यह एक समानांतर परिवहन तंत्र है जो एक ही दिशा में उत्तकों से हृदय की ओर बहता है। टिश्यू उत्तक से लिम्फोसाइट, कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और वेन वापस रक्त में। ठीक है, लसिका ग्रंथि, लिम्फ नोड, ये लसिका वाहिनियों के रास्ते में पड़ने वाली छोटी छोटी ग्रंथि जैसे गर्दन, बगल, कमर में होते हैं। डिफेंस फिल्टरिंग, ये शरीर के लिए फिल्टर और छलने का काम करता है। इम्यून रिस्पॉन्स में लिम्फोसाइट्स परिपक्व होते हैं और एकत्रित रहते हैं। जब शरीर में कोई संक्रमण होता है तो ये ग्रंथि रोगाणुओं को पकड़ लेती है और नष्ट कर देती है, जिनसे इनमें सूजन आ जाती है, जिससे इनमें क्या आ जाती है? सूजन। तुलनात्मक अध्ययन, ये रंगीन हल्का पीला। अब ये क्या है कि रक्त ब्लड और लसिका में क्या अंतर है? तो कलर, रंग लाल आरबीसी के कारण, रंगहीन हल्का पीला लसिका का। संरचना, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रक्त में होते हैं। लसिका में प्लाज्मा और केवल डब्ल्यूबीसी होता है। प्रवाह की दिशा, दो तरफा हृदय संग अंग से हृदय। लसिका में एक तरफा होता है, केवल अंगों से हृदय की ओर। पंपिंग, हृदय द्वारा पंप किया जाता है और ये मांसपेशियों, लसिका काम है क्या? मांसपेशियों के संकुचन से बढ़ता है। हृदय संबंधी प्रमुख रोग, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शब्दावली। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, लगातार ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg रहना, हृदय का, मस्तिष्क और किडनी का नुकसान होता है। हार्ट अटैक, मायोकार्डिया इन्फ्रैक्शन, हृदय की मांसपेशियों में रक्त की आपूर्ति रुक जाना जिससे पेशियां मरने लगती है, तो ये हार्ट अटैक होती है। ये क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल बसा जमने से उसका संकरा और कठोर हो जाना। कार्डियक अरेस्ट, हृदय गति का रुकना, हृदय के विद्युत तंत्र में खराबी के कारण हृदय का अचानक धड़कना बंद होना कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। यदि बार बार मापने पर 140/90 या इससे अधिक आए तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी उच्च रक्तचाप कहते हैं। कारण, तनाव, मोटापा, नमक का अधिक सेवन, धूम्रपान, धमनियों का सिकुड़ना। प्रभाव, एग्जाम फोकस, ये साइलेंट किलर है, हृदय को अधिक काम करने पर मजबूर करता है और मस्तिष्क तथा गुर्दों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मुख्य कारण है। क्या होता है? धमनियों की भीतरी दीवार में कैल्शियम बसा कोलेस्ट्रॉल और रेशेदार उत्तकों में जमाव हो जाता है। इस जमाव को प्लाक कहते हैं और परिणाम धमनी का रास्ता सकरा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है, O2 की कमी हो जाती है और छाती में दर्द होता है। ठीक है, अब हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक, दिल का दौरा, यह प्लम्बिंग की समस्या है। कोरोनरी धमनी ब्लॉक होने से हृदय की मांसपेशियों में रक्त नहीं मिल पाता, हृदय धड़कता रहता है लेकिन यह हिस्सा मरने लगता है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, यह इलेक्ट्रिकल समस्या है। विद्युत गड़बड़ी के कारण हृदय अचानक धड़कना बंद कर देता है, व्यक्ति तुरंत बेहोश हो जाता है और सांस रुक जाता है। रिक्वायर्ड होता है क्या? सीपीआर फिल्म वगैरह में देखे होंगे, मुंह से सांस देता है। विजुअल ग्लोसरी, महत्वपूर्ण शब्दावली। एट्रियम, ऊपरी रक्तचाप, रक्त ग्रहण। ठीक है, आर्टरी, हृदय से रक्तंग। अब ये जो पीछे पढ़े हैं सभी वही दिया गया है। अब एसएससी एग्जाम एनालिसिस जो पूछा गया उसको देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल, निर्माण स्थल पूछा जाता है तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, निर्माण स्थल अस्थि मज्जा। ब्लड ग्रुप का सटीक आरएच फैक्टर, ओ निगेटिव पॉजिटिव ध्यान रखेंगे। ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर। ए बी सर्वग्राही आरएच का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4, प्लाज्मा का प्रतिशत, प्लाज्मा प्रतिशत, सीरा और धमनियों में। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। बीपीएससी स्टेट पीसीएम में पूछता है ये सारा चीजें, तो यहाँ पर देख लेंगे।
रेलवे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं फैक्चुअल, ये दिया गया है। अब ये क्वेश्चन कुछ दिए हैं, देखते हैं। मानव शरीर रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहते हैं? ऐसे नोड को कहते हैं, साइनोऑर्डिकल नोड को कहते हैं। फिर शरीर का एकमात्र धमनी कौन सी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो ये अभी तुरंत बताए थे कि ये पुलमोनरी आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनी जो दाहिनी नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़े में ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही? सर्वग्राही पूछे तो ए बी पॉजिटिव, ना तो एंटीबॉडी ए बी होता है, ना आर एच एंटीबॉडी ओ सरदाता। तो यहाँ ध्यान रखें ओ सरदाता हो तो ए बी सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, हृदय किस कक्ष में पेश दीवार सबसे मोटी होती है? तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है सबसे मोटी। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका मुख्य भूमिका निभाती है? थ्रोम्बोसाइट से थक्का बनाने में सहायक होती है। फिर एग्जाम टाइप भ्रमित करने वाले तथ्य, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, भ्रमित पॉइंट दिया हुआ है जो आपको कन्फ्यूजन करता है, इसलिए भ्रमित पॉइंट करने लिखे हैं। एग्जाम टेस्ट, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, पुलमोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, पुलमोनरी में अशुद्ध रक्त बहता है। ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, ओ निगेटिव हो तो वही सही है। ठीक है, बायां आलिंद शरीर को रक्त पंप करता है और पंप नीले करते हैं बायां नीले शरीर को। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक होता है, स्तनधारी होने से केंद्रक नहीं होता है। ट्रैप देखिए यहाँ आरबीसी में केंद्रक होता है तो केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, पुलमोनरी आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है। यहाँ दिया गया है, यहाँ ट्रैप पल्स शिराओं में देखी जाती है, पल्स धमनियों में महसूस की जाती है। पल्स शिराओं में देखी जाती है और पल्स धमनियों में महसूस की जाती है। मेमोरी ट्रैक, हृदय के बाद लैपटॉप में ये सब पढ़ा चुके हैं पीछे, वही दिया हुआ है, आप एक बार फोटो खींच ले। वन लाइनर, हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है। रक्त कौन सा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लेहा कहा जाता है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी अयोटा महाधमनी है। हृदय का बाहरी झिल्ली पेरिकार्डियम। रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। सरदाता रक्त समूह ओ निगेटिव होता है। ओ दे तो सीधा आंसर ओ। सुपर इंपोर्टेंट वन लाइनर पार्ट 2, सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होते हैं। हृदय का प्राकृतिक ऐसे नोड होता है। धमनियों में रक्त उच्च दबाव से बहता है। रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। रक्तचाप स्फिग्नोमाइनोमीटर से मापते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। शिराओं में रक्त को वापस लौटने से वाल्व रोकते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन हेमोग्लोबिन करता है। ठीक है, 30 सेकंड रैपिड रिवीजन, ये सभी रिवीजन कर लेंगे। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट रिवीजन, एनसीईआरटी कंसेप्ट, एमसीक्यू रिवीजन, एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसी सभी जगह, रेलवे, बिहार पुलिस सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे और इतना अच्छे से कंटेंट बनाया गया है, आप अगर इसको 2 बार वीडियो को देख लेते हैं, 3 बार, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और रिवीजन अच्छे होने से आपको पूरी की पूरी याद भी हो जाएगी और यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी फैक्ट यहाँ पर बचा नहीं है। तो इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान से गहरी से अध्ययन करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक फैलाएं और अच्छे से गहरी अध्ययन करें, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो एक भी साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। ऐसे ही अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।